राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस पर गांधी जी के विचार के विरोध का ठप्पा लगाया जाता है, जिसे उनकी हत्या के साथ उसका नाम जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उनकी जन्म तिथि पर विजयादशमी एक संयोग था, मगर उस संयोग के आलोक में आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं, संघ को कैसे देखते हैं, गांधी जी को कैसे देखते हैं? तो स्वाभाविक है कि जब देश का विभाजन हो गया किसी विशेष परिस्थिति में, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी पीड़ा लोगों को हुई, बहुत सारा अपमान सहना पड़ा। तो उसका एक गुस्सा लोगों के मन में था। कांग्रेस के निष्कर्ष अगर देखेंगे तो पहले उन्होंने कहा कि कैसे भाषण दिए नेताओं ने कि कैसे संघ को बंद किया जाए। तो उसी मंदिर में जो शाखा लगती थी वहाँ एक एकत्रीकरण किया गया गांधी जी के कहने पर, और वो आए और उन्होंने बातचीत की। तो ये जो वो उनका आने की भी इच्छा थी और संघ की बुलाने की भी इच्छा थी। ये संबंध विभाजन के पश्चात भी थे। संगठन की परिणति, इसका रिजल्ट अंत में क्या है? संघ की जो कल्पना है कि पूरे समाज को राष्ट्र की जिम्मेदारी लेनी है। संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो ये सब कुछ नहीं था, न मुस्लिम था, न क्रिश्चियन था, न जोराइस था। उस समय पूरी मानवता, पूरी सृष्टि, उसके कल्याण के लिए जो एक सात्विक भाव का जन्म हुआ, उसकी साधना मतलब ये पूरी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति है। और ऐसी साधना करने वाला राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और जिन लोगों को भारत की बात समझ में आई, उनको हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, संघ समझ में आता है। या किसी को हिंदू समझ में आ गया, उसको भारत और संघ भी समझ में आ जाता है। और किसी को संघ समझ में आ गया तो उसको भारत और हिंदू राष्ट्र भी समझ में आ जाता है। जैसे शाखा में जो एक बार मिल जाते हैं लोग, वो उनके संबंध जीवन पर्यंत रहते हैं और प्रेम के ही रहते हैं। संघ का गीत भी है, तो शुद्ध सात्विक प्रेम ही अपने कार्य का आधार है। हाँ। संघ महिलाओं की सहभागिता को कैसे देखता है? महिलाओं का क्या स्थान है? मुझे लगता है ये थोड़ा अज्ञानता के कारण है, क्योंकि ये तो बराबरी से ये दोनों कार्य प्रारंभ। संघ की जो सबसे बड़ी बैठक है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें भी महिलाओं का सहभाग भी होता है, सभी संगठन का भी सहभाग होता है। संघ स्वयं को सांस्कृतिक संगठन कहता है। इसके बहुत सारे कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। ये दोनों तस्वीरें अगर देखें तो ऐसे में संघ के लिए अराजनीतिक होने का अर्थ क्या है? शाखा से शुरू हुआ संघ आज सेवा क्षेत्र में बहुत दिखाई देता है। संघ ने ये बात पक्की मानी कि सारा हिंदू एक, उस बात का भेद का कोई स्थान ही नहीं है। शताब्दी वर्ष से आगे संघ की भविष्य दृष्टि क्या है? ज्ञान, तकनीक, इन विषयों को लेकर बदलती हुई दुनिया, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वैश्विकता, इसके बारे में संघ क्या सोचता है? नमस्कार, संघ संवाद में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये संघ का शताब्दी वर्ष है और 100 वर्ष की यात्रा जो मोहिते के बाड़े से नागपुर से शुरू हुई थी, आज केवल नागपुर नहीं, केवल महाराष्ट्र नहीं, केवल भारत नहीं, पूरी विश्व में जिसकी चर्चा उसके काम, उसके आयामों को लेकर होती है, उस यात्रा को समझने के लिए, उस यात्रा के पड़ावों को समझने के लिए, काम और आयाम के पक्षों को समझने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी स्वयं उपलब्ध हैं। हम सुनील जी का स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। सुनील जी, संघ को लेकर भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिज्ञासा का एक वातावरण निर्मित हुआ है। और इस बार तो ऐसा संयोग था कि विजयादशमी भी 2 अक्टूबर को थी। संघ के समर्थक, संघ के आलोचक, संघ पर शोध करने वाले, उनके लिए एक दिलचस्पी का निर्माण ऐसे भी हुआ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस पर गांधी जी के विचार के विरोध का ठप्पा लगाया जाता है, जिसे उनकी हत्या के साथ उसका नाम जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उनकी जन्म तिथि पर विजयादशमी एक संयोग था, मगर उस संयोग के आलोक में आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं, संघ को कैसे देखते हैं, गांधी जी को कैसे देखते हैं?
मुझे लगता है ये आरोप तो मतलब अभी अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है समाज के बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए कि संघ एक देशभक्त और देश की सेवा करने वाला संगठन है, और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से ज़मीनी स्तर पर आम लोगों को जोड़ते हुए देश सेवा के कई सारे काम में लगा हुआ है। बाकी ऐसा है कि उस समय भी देश के में कुछ राजनीतिक कारण से संघ को देखा गया, क्योंकि उस समय की परिस्थिति को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि देश का विभाजन न हो ये सभी की इच्छा थी, गांधी जी सहित सबकी। परंतु उस परिस्थिति में और देश की आशा भी थी कि गांधी जी उसको, कम से कम गांधी जी उसको रोकेंगे। तो स्वाभाविक है कि जब देश का विभाजन हो गया किसी विशेष परिस्थिति में, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी पीड़ा लोगों को हुई, बहुत सारा अपमान सहना पड़ा, तो उसका एक गुस्सा लोगों के मन में था। और इस कारण से इसके लिए जो जिम्मेदार थे उस समय के तत्कालीन सरकार में जो बैठे हुए लोग थे, वो उसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे। तो उनको लोग पार्टीशन के विलन के रूप में देख रहे थे। और उस समय जब ये सब हो रहा था और बहुत लोग पीड़ा में थे, तब संघ के कार्यकर्ता मतलब सब सारे समाज को, हिंदू समाज की सुरक्षा करना, उनको व्यवस्था करना, उनके पुनर्वसन में सब में लगे थे। तो स्वाभाविक रूप से संघ के कार्यकर्ता, संघ के जो उस समय सरसंघ चालक थे श्री गुरुजी गोलवलकर, ये सब लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार उनको मिल रहा था। तो ये जो परिस्थिति थी, इसने राजनीतिक जो इच्छा रखने वाले लोग थे और उनके मन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न उत्पन्न किए जी। और जिसके परिणाम स्वरूप मतलब अगर हम देखेंगे, अगर शोध करेंगे, तो संघ के बारे में अलग अलग प्रकार के कांग्रेस के निष्कर्ष अगर देखेंगे, तो पहले उन्होंने कहा कि कैसे भाषण दिए नेताओं ने कि कैसे संघ को बंद किया जाए, किसी ने लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, किसी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर इसको समाप्त कर दिया जाए। मतलब ऐसे 47 के बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं सब लोगों के। और उस दौर में फिर गांधी जी की हत्या हो गई। तो मुझे लगता है कि एक अवसर था राजनीतिक कारण का कि आप पहले से जिसको नहीं चाहते हो, मतलब राजनीतिक लोगों ने सामाजिक अभियान को भी राजनीति की दृष्टि से देखा और उससे द्वेष पाला। जबकि संघ की दृष्टि बहुत साफ थी। और जहाँ तक गांधी जी का सवाल है, तो गांधी जी का स्वदेशी हो, गांधी जी का हिंदू जो हमारी भगवान राम या हमारे जो जीवन मूल्यों के प्रति उनका भाव हो, या एक तरीके से समाज में जो पिछड़े वर्ग है जिनको वो हरिजन कहते थे, उनके उत्थान का या अस्पृश्यता को समाप्त करने का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों से गांधी जी के और संघ के विचारों में समानता है। और एक तरीके से वो सारे विषयों को अभी भी संघ के सब लोग मिलकर उस विषय को लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक गांधी जी के जीवन की बात है, तो वो गांधी जी संघ के शिविर में भी आए थे, संघ संस्थापक को भी मिले थे, डॉक्टर एडगेवार जी को। और वो मतलब यहाँ तक कि 47 में देश विभाजन होने के बाद हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ बिल्कुल नज़दीक में वाल्मीकि मंदिर है, कल भगवान वाल्मीकि जी जयंती भी थी। तो उसी मंदिर में जो शाखा लगती थी, वहाँ एक एकत्रीकरण किया गया गांधी जी के कहने पर, और वो आए और उन्होंने बातचीत की। तो ये जो वो उनका आने की भी इच्छा थी और संघ की बुलाने की भी इच्छा थी, ये संबंध विभाजन के पश्चात भी थे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा व्यापक रूप में समझना आवश्यक है। और बाकी जो चर्चा है, मुझे लगता है कि अब वो चर्चा से संघ बहुत आगे बढ़ गया है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे जो लोग आज सवाल उठा रहे, क्योंकि देशवासी तो सवाल नहीं उठा रहे, कुछ लोग हैं जो अपने हितों के लिए, जिनके पास वो मुझे लगता है ज़मीन पे मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अनावश्यक सवाल उठाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आपने जो संदर्भ की बात की, मुझे याद आता है सरसंघ चालक जी ने एक बार कहा था कि गांधी जी आए थे, हम लोग कागज़ तो रखते नहीं। संघ ने ऐसा कहा और संघ ने इस बात का उल्लेख किया, मगर दिलचस्प बात इसमें यह है कि खुद गांधी जी ने उस भेंट का, वाल्मीकि बस्ती के उस भाषण और मिलने का उल्लेख उसमें किया है। गांधी वांग्मय का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वॉल्यूम 69 या कुछ ऐसा है, पेज 215-17 कुछ ऐसा है।
तो संघ तो काम करता है, कागज संभाल के नहीं रखता शायद, इस नहीं, तरीके अभी का। तो क्योंकि उसके मिनट्स भी है, जो गांधी जी और डॉक्टर जी की चर्चा हुई उसके मिनट्स है, जो गांधी जी वाल्मीकि में आए थे उसके पेपर में न्यूज़ है। उसके पेपर में तो न्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि संघ के आरोपी उसे राजनीतिक कारणों हाँ, से मतलब देखते हैं। ये देखिए डॉक्टर हेडगेवार जी जो सरसंघ चालक थे पहले, उन्होंने प्रारंभ से रखा कि सभी लोगों से उनका संवाद था, और इसलिए उन दिनों में स्वयं मतलब संघ के प्रारंभिक काल में भी स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी कराड़ के, जो महाराष्ट्र में कराड़ है, वहाँ आए। दापोली और कराड़ कराड़ में दोनों जगह आए दोनों थे। जगह आए थे। और मैं तो कई बार लोगों को पूछता हूँ कि आजकल चर्चा होती है कि भाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी भी अपने जीवन में संघ के बारे में नहीं कहा। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी जब वो बोल रहे हैं अपने अंतिम भाषण में कि संविधान के लिए थ्रेट कौन है, तो वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों का नाम ले रहे हैं। मतलब ये पूरे, और उस समय तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, देश स्वाधीन भी हो चुका है, सारी घटनाएं हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये कई बार जो चीज़ें जिस तरीके से बनाई जाती है और वो गलत है, लेकिन संघ तो अपने कर्म से और अपने स्वयंसेवकों के जो कर्म है उसके द्वारा कई चीज़ों को करते ही गया, और मुझे लगता है कि समय से साथ लोग भी इसको समझते चले गए। आज मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें अप्रासंगिक है। संघ कैसे समाज और देश की सेवा में लगा है, ये अधिक प्रासंगिक है, और हम भी उसी की चर्चा अपने संघ में करते हैं। जी, हम अपने काम में कैसी चर्चा करते हैं ये तो आपने बताया, मगर समाज में संघ के बारे में जो चर्चा करते हैं वो जानकारी का अभाव भी हो सकता है, वो समर्थन या विद्रोह जताती हुई कोई मानसिकता भी हो सकती है, कोई पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। इस सब में अगर हम समझने की दृष्टि से थोड़ा और गहराई से समझें कि संघ का काम शुरू हुआ था समाज के संगठन के लिए, तो इस संगठन की परिणति, इसका रिजल्ट अंत में क्या है? क्या वो राजनीतिक सत्ता है या वो सांस्कृतिक जागरण है भारत का? क्या है? इस सांस्कृतिक जागरण है, मतलब अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो। लेकिन मूल रूप में क्या है कि संघ की जो कल्पना है कि पूरे समाज को राष्ट्र की जिम्मेदारी लेनी है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को, और इसके लिए पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा। वो सरकार पर, शासन पर, किसी संगठन पर, किसी महान लोगों पर निर्भर नहीं हो सकता, या तो उसे स्वयं अपनी तैयारी करनी है। और ऐसी समाज की व्यवस्था अपने देश में थी, हजारों वर्ष तक थी। बीच के समय में वो खंडित हुई, बाधित हुई, या राज्य आधारित नहीं, समाज आधारित। समाज आधारित। तो ये समाज आधारित व्यवस्था हमारी कमज़ोर हुई इस कारण से। जैसे दुनिया भर में कई सारे मॉडल्स हैं जो राज्य आधारित है, और जहाँ हर चीज़ के लिए राज्य की तरफ ही देखा जाता है। तो हमारी पुरातन समय से व्यवस्था ये समाज आधारित है, राज्य भी उसमें एक कुछ सेवाएं देता है। तो ये वो एक स्थिर, और जो मुझे लगता है दुनिया में तो हमारा ही एक राष्ट्र है कि जो आबादी इतने सालों तक टिका है, तो उसका कारण ही वो है समाज आधारित। तो संघ ने अपना पूरा फोकस इसी बात पर किया है कि ये जो समाज की कुछ व्यवस्थाएं या आधारित व्यवस्था में बाधित हुई है या कमज़ोर हुई, उसको फिर से मजबूत करना, वो आत्मविश्वास लाना, उसके बारे में जानकारी नहीं तो जानकारी लोगों तक पहुंचाना। और पुरानी सब व्यवस्था आज नहीं चलेगी, तो आज हमें वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता देखकर पुराने मूल्यों के आधार पर हम लोगों को नई व्यवस्था विकसित भी करनी पड़ेगी। और ये कोई एक पुस्तक में कोई लिख देगा उससे भी नहीं होगी। तो उसमें भी समाज की भूमिका है कि समाज में धीरे धीरे लोक जागरण, उसके द्वारा लोगों के द्वारा प्रयोग और आपस में सौहार्दपूर्ण चर्चाएं, और उसके द्वारा धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में एक सहमति बनती चली जाए। ये प्रक्रिया पर संघ विश्वास करता है, जो भारत की प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के लिए संघ, इसलिए लोग पूछते हैं कि संघ इतना ज़मीन पे क्यों जाता है, हर घर तक क्यों पहुंचना है, हर मोहल्ले में क्यों पहुंचता है? क्योंकि ये तभी सहमति पूरी होगी जब हर व्यक्ति और हर परिवार, हर गांव, हर बस्ती के लोग इससे जुड़ जाएंगे। इसलिए संघ का विस्तार मतलब एक देश में सहमति बनाने के लिए सबको सहभागी करने का, समाज की व्यवस्था में सबको सहभागी करने का अभियान है। मतलब आपने कहा कि संघ का कार्य, उसका विस्तार और वो प्रक्रिया में पूरे राष्ट्र में एक सहमति बनाने की बात है, मगर पहले जो प्रश्न उठाते हैं लोग, वो इस राष्ट्र की परिकल्पना पर ही प्रश्न उठाते हैं। राष्ट्र
उनके लिए नेशन स्टेट की बात हो सकती है, संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है। ये राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, संघ का आशय राष्ट्र से क्या है, हिंदू राष्ट्र से क्या है? बिल्कुल वहाँ से समझना पड़ेगा हम लोगों को कि हिंदू क्या है। तो हिंदू वो है कि जो इस बात पे विश्वास करता है अनुभूति से कि सब में एक तत्व है जो हमें जोड़ता है। तो जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे एक समान तत्व की अनुभूति जिन्होंने कर ली की है वो, और उस तत्व को जान लिया है, वो हिंदुत्व है। मतलब हिंदुत्व का तत्व वो है, उसको हम एक शब्द में कहना है तो एकत्व का तत्व है वो। फिर ये इसकी अनुभूति के साथ जो लोग जीना शुरू करते हैं वो है हिंदू। और फिर वो जिस प्रक्रिया से चलते हैं जिसमें एक आदर्श न मानकर, दूसरे न मानकर अपने मानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अलग भाषा हो, अलग वेश हो, अलग प्रकार के दिखते हो, उन सबको समाहित करते चले जाते हैं। और ऐसे सारा समूह जो एक साथ इस भावना से चलता है तो वो हिंदू संस्कृति का पालन करता है, विकसित करता है। उसके कई प्रतीक है, कई माध्यम है, जिसके कई सारे तरीके हैं। और साथ साथ फिर ऐसे लोग जिस मातृभूमि में साधना करते हैं वो मातृभूमि या वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता है। तो ये एक दिन में किसी ने नहीं बनाया, ये और एक विचारधारा भी वैसी संकीर्ण नहीं है जैसे बताया जाता है। और ये जो बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये बातें उस समय विकसित हुई है जब हम किसी भयभीत नहीं थे, किसी संकट में नहीं थे, किसी आक्रमण काल में नहीं थे, या कोई अस्तित्व के संकट में नहीं थे। तो ये सब कुछ नहीं था, न मुस्लिम था, न क्रिश्चियन था, न जोराइस था, न हिंदू शब्द भी नहीं था। तो उस समय पूरी मानवता, पूरी सृष्टि, उसके कल्याण के लिए जो एक सात्विक भाव का जन्म हुआ, उसकी साधना, मतलब ये पूरी मतलब हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति है। और ऐसी साधना करने वाला राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। तो ये उसकी एक दार्शनिक व्याख्या नहीं है केवल, ये उसका एग्जीक्यूशन का मॉडल भी है। हाँ, एग्जीक्यूशन का मॉडल है। और इसीलिए जहाँ दुनिया में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो भाषा के नाम पर बने हैं, जो वंश के नाम पर बने, जो यहाँ तक कि किसी धर्म या पंथ पर नहीं, उसके सेक्ट पर बने हुए हैं, और यहाँ तक कि गोरे और काले ऐसे भी राष्ट्र बने हुए हैं दुनिया में। परंतु उस कारण से उस मतलब फ्रेम से जब देखते हैं लोग तो उनको लगता है भारत में बहुत सारे राष्ट्र हैं। और जब हम भारत की क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया, इसलिए उनका अनुभव कम है, इसलिए जानते नहीं। हाँ, इसलिए जब भारत को समझना है तो भारत की तरीके से समझना पड़ेगा, भारत का पूरा ऐतिहासिक संदर्भ को देखकर समझना पड़ेगा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ को देना पड़ेगा, तब हम भारत को समझ सकते हैं। और जिन लोगों को भारत की बात समझ में आई उनको हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, संघ समझ में आता है। या किसी को हिंदू समझ में आ गया उसको भारत और संघ भी समझ में आ जाता है, और किसी को संघ समझ में आ गया तो उसको भारत और हिंदू राष्ट्र भी समझ में आ जाता है। तो ये तीनों बहुत चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जिसको जिस माध्यम से समझ में आ जाए उतना समझ में आ जाए। आपने राष्ट्र को समझने और जिनको भी ज़्यादा संघ से प्रॉब्लम है उनको केवल संघ से प्रॉब्लम नहीं रहती, उनको भारत से जुड़ी चीज़ें और हिंदुत्व से जुड़ी चीज़ों से भी समस्या रहती है। ये बहुत मार्के की बात कही आपने। और इसी का परिणाम स्वरूप आज के राजनीतिक, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, या हमारे अकादमिक जगत में जो समस्याएं आ रही है सोच की या इंटरप्रिटेशन की, वो समस्याएं ये मूलभूत बात के राष्ट्र की संकल्पना, हाँ, इस मूल बात के राष्ट्र की संकल्पना में ही भेद के कारण आ रही है। और इसीलिए संघ श्री गुरुजी जो थे वो अपने 33 वर्ष के पूरे जीवन में, उनके अगर उद्बोधन पढ़ेंगे हम लोग तो वो लगातार अपने उद्बोधन में इस राष्ट्र को ही अच्छे से व्याख्यात करने का प्रयास। 33 वर्ष का सरसंघ चालक के तौर पर उनका जो कार्यकाल है 33 वर्ष का, राष्ट्र की व्याख्या, तो राष्ट्र को ही वो व्याख्यात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपने ठीक कहा। राष्ट्र को समझने की प्रक्रिया आपने उसको बताया। मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि उस प्रक्रिया जो राष्ट्र को समझने की है, ऐसे ही अगर आधारभूत इकाई के तौर पर संघ को समझने की हम बात करें, शाखा, मोहिते के बाड़े में एक शाखा लगी, डॉक्टर साहब डॉक्टरी पढ़कर आए, लोगों को लगा कि डॉक्टरी पढ़ने के बाद ऐसे काम कौन करता है। कुछ लोगों ने उस समय कहा कि डॉक्टर का सिर फिर गया, ऐसी बातें भी कहीं कुछ लोगों ने। और
तो शाखा से इतना बड़ा परिवर्तन, शाखा मतलब वो होती क्या है? नॉर्मल नहीं था उस समय, उस समय आज वो न्यू नॉर्मल हो गया है, वो शाखा। न्यू नॉर्मल हो गया। शताब्दी आते आते। हाँ, शताब्दी आते आते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शाखा को, अगर जो शाखा नहीं गए हैं, जिन्होंने देखा गली मोहल्ले में, वो शाखा व्यायामशाला है, वो अखाड़ा है, जिम है, या उससे आगे कुछ बढ़कर है? शाखा है क्या? जो नहीं जानते वो शाखा को कैसे समझें? शाखा तो एक संकल्प का स्थान है, एक अपने व्यक्तित्व को या अपने सुधार मतलब उत्पन्न करने का, ऊपर उठाने का एक स्थान है। और लेकिन वो एक तरीके से कहते हैं कि सहज ऐसा एक स्थान है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हमारे योग में सहज योग है, तो शाखा को एक सहज योग है कि आप आनंद से जाओ, आराम से वहाँ लोगों से बात करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ अनुशासन का अभ्यास करो, गीत गाओ मस्ती में आप, फिर कोई महापुरुषों के बारे में कहानी सुनो, फिर आराम से अपनी सब मिलकर प्रार्थना करो, जाओ, उसके बाद भी लोगों से मिलो। और संबंध किस आधार पर? तो बस एक मतलब प्रेम जो है, सात्विक प्रेम, वही उसका संबंध है। तो इस कारण से शाखा में जो एक बार मिल जाते हैं लोग, वो उनके संबंध जीवन पर्यंत रहते हैं और प्रेम के ही रहते हैं। संघ का गीत भी है, तो शुद्ध सात्विक प्रेम ही अपने कार्य का आधार है। हाँ। तो इसीलिए जो संघ से जुड़ जाता है एक बार, वो जुड़ा रहता है। तो इसीलिए लोग संघ से सीखते हैं कि कैसे मैं मतलब मुझे अगर पूछेंगे तो मैं कई बार ये बोलता हूँ कि मैं अपने परिवार से, अपनी माँ से प्यार करना जैसे नेचुरली सीख गया, और शाखा में जाने के बाद उतने नैसर्गिक तरीके से मैं अपने मातृभूमि से और अपने समाज से कैसे जुड़ा जाता है, उसको भी मैं समझता चला गया। तो ये जो अपनी माँ और अपने परिवार से प्रेम करने से, अपनी माँ, मातृभूमि और अपने समाज से आत्मीयतापूर्ण प्रेम करने का जो यात्रा है, वो मतलब मुझे लगता है शाखा में सहज रूप से चलती रहती है। और अपने मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जुड़ते चले जाते हैं। और अब उसका अनुभव हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने कर लिया है। कुछ लोगों ने स्वयं जाके कर लिया, किसी ने उसको दूर से देख के कर लिया, किसी ने उसके आसपास के स्वयंसेवक को देख के कर लिया। तो अब समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति इस बात की हुई है। तो ये मैं कहूँगा उसके लिए एक शब्द है कि अनुभव सिद्ध ऐसी मतलब साधना है और चल रही है। और 100 साल पहले रिलीवेंट, प्रासंगिक थी, आज भी उतनी प्रासंगिक है। आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की। शाखा यानी व्यक्तिगत गुणों की साधना और सामूहिकता का विकास, उसका एक ऐसा मंच है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग आपस में जुड़ते हैं और जो परस्पर अनजानेपन की दीवारें टूटकर अपनेपन में, पूरे राष्ट्र में जो संघ के कार्य का विस्तार देखते हैं, आत्मीयता के भाव का विस्तार देखते हैं, वो शाखा उसकी कुंजी है। अगर मैं इसको और एक शब्दों में समझा दूँ तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो फिर हमारी उसके साथ जुड़ाव नहीं होता। जैसे हम लोग हमारे महाराष्ट्र में गणेश पूजा करते हैं, तो सब लोग करते हैं, लेकिन गणेश जी की कोई कथा ही पता नहीं है, तो आपका जुड़ाव कैसा रहेगा, कितना रहेगा। लेकिन मैं 4 कथा जानता हूँ, शिव जी की 4 कथा जानता हूँ, तो मेरा उससे जुड़ाव हो जाता है। तो वैसे ही हम संघ में क्या करते हैं, एक दूसरे को नाम पूछते हैं, एक दूसरे से जानते हैं। जितना जानते हैं, तुम कहाँ से हो, कब आए, क्यों आए, कैसे आए, तो विस्तार होता चला जाता है। हाँ, एक मनुष्य का स्वभाव है ये। तो संघ शाखा में क्या करते हैं हम लोग, उसको भारत की सब भाषाओं का परिचय कराते हैं, भारत के महापुरुषों का परिचय करते हैं, भारत के सारे नदियों का परिचय कराते हैं, भारत के सारे प्रदेशों का परिचय कराते हैं, भारत के इतिहास का परिचय कराते हैं। मतलब भारत नाम से जितनी चीज़ें जुड़ी है, जितनी बातें जुड़ी है, वो उसके लिए अनजान नहीं रहती। वो उसको लगता है कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है, और इसलिए उसको पूरा भारत जो है वो अपना लगता है। इसलिए शाखा में जो भी एक बार शाखा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ा, उसको 2 बातें ज़रूर होती है। एक, वो चूँकि समाज को अपना मानता है, राष्ट्र के प्रति भाव बनता है, तो उसकी दृष्टि अखिल भारतीय हो जाती है, संकीर्ण नहीं रहती। और दूसरी, इसलिए उसकी सोच ब्रॉड, व्यापक हो जाती है। दूसरी बात है कि वो क्योंकि ये समाज, देश अपना मानता है, तो उसको अलग नहीं मानता, तो उसके कारण उसका जो भी वो काम करता है, उसका रवैया उसका डिस्ट्रक्टिव नहीं रहता, मतलब विध्वंसक नहीं रहता। तो वो जो भी काम करता है वो रचनात्मक तरीके से करता है। तो एक बिल्डिंग में, मतलब बनाने में वो ज़्यादा विश्वास करता है।
तो ये दो बदलाव तो हर एक में होता है, मतलब उसका विधिवत प्रशिक्षण हुआ है नहीं हुआ, बस शाखा से जुड़ गया तो भी इतनी दो बातें वो लेकर जाता है। और मुझे लगता है कि ये दो बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्व। जिससे एकदम उसके व्यवहार में मतलब विचार में और कृति में दोनों में फर्क आ जाता है। आपने एक समग्र दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच की बात की। संघ के दृष्टिकोण में इस पूरकता को लेकर भी एक प्रश्न उठता है, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं अगर जानना चाहूँ, मैं जितना जानता हूँ उससे आगे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो ज़्यादा जिज्ञासा ये प्रश्न बार बार आता है कि संघ महिलाओं की सहभागिता को कैसे देखता है। निश्चित रूप से मतलब ये तो हमारे धर्म संस्कृति में परंपरा में ही है कि पुरुष और महिलाओं का जो समाज के उत्थान में जो भी कार्य होंगे या पारिवारिक जीवन से लेकर समाज राष्ट्र के जीवन में उनका सभी की मतलब महत्वपूर्ण सहभागिता है और एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। ये तो हमारे मतलब परंपरा में, शास्त्रों में हर जगह है। अब जहाँ तक संघ की बात है तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि संघ का कार्य जो था वो शाखा से शुरू हुआ, पद्धति थी कि मैदानी पद्धति, क्योंकि खुले मैदान में शाखा लगने लगी, उसमें खेल या मैदानी जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो गतिविधियाँ जो भी थी प्रारंभ हुई। तो स्वाभाविक रूप से ये था कि जैसे कोई भी खेलों की टीम अलग अलग होती है पुरुषों महिलाओं की, तो स्वाभाविक रूप से जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना वो उसमें पुरुष आने लगे, किसी भी उम्र के होंगे। और उसी समय ये बात ध्यान में आई कि इसके लिए भी कुछ मावशी केलकर जी जो समिति की संस्थापिका थी, उन्होंने कहा कि इसका क्या होगा। तो उसी को मतलब संघ की स्थापना के लगभग 10-11 वर्ष के बाद ही 1936 में ही राष्ट्र सेविका समिति, जिसका भी अगर शॉर्ट फॉर्म करेंगे वो भी RSS ही होता है, तो वो उसी समय प्रारंभ हुआ। तो उस कार्य को भी अब 90 साल हो गए। तो ये कहना कि भाई महिलाओं का क्या स्थान है, मुझे लगता है ये थोड़ा अज्ञानता के कारण है, क्योंकि ये तो बराबरी से ये दोनों कार्य प्रारंभ हो गए। हाँ, अगर इस अज्ञानता की बात करें तो अभी जो एशिया कप हुआ उसमें कोई कहे कि इस टीम में महिला क्यों नहीं है, या अभी जो मैच चल रहे हैं। और ये भी विषय है कि भाई समिति में और संघ में दोनों तरीके से काम शुरू हुआ। तो अब दूसरी बात यह है कि संघ का काम जो है और संघ के जो विविध संगठन प्रारंभ हुए, प्रतिनिधि सभा और समन्वय बैठकों में भी महिला दिखाई, विविध संगठन जो प्रारंभ हुए, मतलब उन दिनों आप कल्पना करिए कि अगर संघ उस तरीके से सोचने वाला होता तो विद्यार्थियों का, कॉलेज विद्यार्थियों का कार्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रारंभ हुआ, कॉलेज विद्यार्थियों का, युवकों का, युवतियों का एक साथ प्रारंभ हुआ और पहले दिन से उसमें युवक और युवतियाँ एक साथ काम करने लगे। तो मुझे लगता है ये संघ के उस समय के लोग भी कैसा सोचते थे सार्वजनिक कार्यों के बारे में, इससे मुझे लगता है। और उसके बाद इतने सारे संगठन बने, उनका सबका स्वरूप ऐसा है, तो इससे मुझे लगता है ये बात समझना है। दूसरा, जहाँ तक निर्णयों की बात है तो शाखा के संदर्भ में जो भी काम होता है वो अगर संघ की RSS की शाखा है तो यहाँ तय होता है, समिति की शाखा है तो वहाँ तय होता है। लेकिन जो मुद्दे होते हैं समाज जीवन के, राष्ट्र जीवन के, उन सब पर सभी समिति, संघ, विविध संगठन, सबके पुरुष महिला सब बैठकर चर्चाएं करते हैं, उससे आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसके आधार पर सब लोग मिलके दिशा बनाते हैं। ये बात संघ की जो सबसे बड़ी बैठक है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें भी मतलब महिलाओं का सहभाग भी होता है, सभी संगठन का भी सहभाग होता है। और आजकल तो जितने भी संघ के नए मतलब विभाग खुले हैं, जैसे मैं ही प्रचार विभाग में लगा हूँ, तो हमारे प्रचार विभाग की जो टोली होती है अखिल भारतीय से लेकर नीचे, उसमें महिलाओं का सहभाग रहता है। तो जो भी शाखा ओरिएंटेड विभाग है उसमें महिलाओं का सहभाग नहीं है। लेकिन जो समाज में जाकर काम करने के जितने भी संघ के भी विभाग है, चाहे सेवा हो, संपर्क विभाग हो या प्रचार विभाग हो, उसमें महिलाएं भी अब उसमें काम करने लगी है, जुड़ी है महिलाएं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, और अब तो कई संगठन के नेतृत्व में महिलाएं, सेवा भारती जैसा संगठन होगा, कई संगठन की पदाधिकारी प्रमुख ऑफिस बेरर है, विद्यार्थी परिषद की कई वर्ष तक महामंत्री निधि रही। तो सब जगह मतलब स्वाभाविक रूप से जितना सहभाग जैसा जैसा बढ़ता चला गया, अपने सामाजिक परिवर्तन जैसे होते चले गए और महिलाओं की सहभागिता बढ़ने के जो प्रयास पूरे समाज में सब में हुए, तो उसके साथ साथ संघ के जो इतने भी
कार्य चलते हैं, ये सारे विविध संगठन समिति, उसमें भी राजनीति में भी ये विमर्श साथ महिलाओं साथ का चला था। सहभाग बढ़ता चला गया। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि संघ स्वयं को सांस्कृतिक संगठन कहता है, इसके बहुत सारे कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। ये दोनों तस्वीरें अगर देखें तो ऐसे में संघ के लिए अराजनीतिक होने का अर्थ क्या है? ऐसा है कि संघ जो है वो सामाजिक दृष्टि से समाज में जीवन के हर क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था बने, इसके लिए स्वयंसेवक सक्रिय है। और समाज की जो समग्र परिवर्तन की कल्पना है मन में, सकारात्मक परिवर्तन की, उसमें ये सब आता है उसमें। और इसलिए संघ के विविध क्षेत्रों की अगर सूची देखेंगे तो समझ में आता है कि दिव्यांगों में अगर सक्षम जैसा संगठन काम कर रहा है तो मजदूरों में भारतीय मजदूर संघ है। डॉक्टर जी ने भी 1940 में अपने अंतिम उद्बोधन में कहा था कि शाखा के बाहर जो समस्त हिंदू समाज है वो अपना कार्यक्षेत्र, वो भी अपना कार्यक्षेत्र है। तो इसलिए स्वयंसेवक हर जगह जाके काम करेंगे, राजनीति में भी करेंगे, और संघ की कल्पना के अनुसार वहाँ संगठन का स्वरूप बनाएं, और समाज में जो संघ की कल्पना है कि अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाए, देश को मजबूत बनाया जाए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम, ऐसा भाव रखा जाए, और संगठन का जो पद्धति है सब मिलकर चलें, तो इसकी अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि संघ की दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है और उसमें भी उचित परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि वो देश में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है शासन में, तो परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन संघ जो है स्वयं अपने आप में, संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण, मनुष्य निर्माण का जो कार्य है उसमें अपने अधिकतम अपनी जो शक्ति है वो उसमें लगाता है, क्योंकि आज भी समाज में बहुत सारे कार्य शेष है या बहुत सारे कार्य चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और इसलिए शुद्ध भाव से ऐसे लोगों को विकसित करने वाला जो कार्य है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज भी उतनी आवश्यकता है उसकी, और इसलिए संघ अपनी अधिकतम शक्ति जो है वो उसी में लगाता है। ये संघ की अधिकतम शक्ति और उसके कार्य की पद्धति, अगर इसी को हम समझने की कोशिश और करें तो ये जो पूरी यात्रा है एक शाखा से शुरू हुई मगर एक रेखीय नहीं रही, किसी एक दिशा में आप कह सकते हैं दिशा एक थी मगर उसकी धाराएं बहुत सारी आगे विकसित होती गई, अलग अलग क्षेत्रों में संघ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। शाखा से शुरू हुआ संघ आज सेवा क्षेत्र में बहुत दिखाई देता है, तो खाली विस्तार ही है या फोकस भी बदल गया है? शाखा कहाँ है, सेवा क्षेत्र कहाँ है? क्योंकि सेवा क्षेत्र आज संघ के बड़े बड़े सेवा कार्य दिखते हैं, कोई आपदा है, कुछ है, तो हर जगह, और मेरे ख्याल से कवरेज भी संघ का जो सबसे अधिक होता है, शाखाओं के तो कोई कवरेज की बात नहीं, सेवा कार्यों का बहुत कवरेज होता है। स्वाभाविक है, वो दृश्यमान बात होती है, दिखने वाली बात है। दिखने वाली बात है, इसलिए बात लोगों को समझ में भी आती है, क्योंकि शाखा में, क्योंकि एक दिन में कोई ऐसा मनुष्य व्यक्तित्व तैयार नहीं होता, या वो व्यक्तित्व तैयार होने पर समाज जीवन में वो क्या करेगा जाकर, ये एक दिन की बात नहीं है। तो ये सतत चलने वाली शांत चित्त से करणीय कार्य है, और इसलिए वो वैसा ही चलता है। अभी भी संघ का जो फोकस है, मुख्य काम जो है संघ का, वो वही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते वही काम अभी भी पूरी तरह फोकस्ड है। स्वाभाविक है कि सभी इतने, अब शाखाओं की संख्या बढ़ गई, लोगों का जो सहभाग था या उसके प्रति जो एक सकारात्मक भाव था वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। तो बहुत सारे ऐसे शाखा के काम में जितने लोग लगते हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में उनकी पहुंच है, या अलग अलग विषयों की आवश्यकता रोज़ हमें ध्यान में आ रही, जहां हम नई जगह जा रहे हैं हमें नई बातें ध्यान में आ रही है। तो उन सभी कामों में स्वयंसेवकों की शक्ति लगना आवश्यक है, और स्वाभाविक रूप से जहाँ भी अभाव है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर स्वयंसेवक स्वाभाविक रूप से जाता है। तो उस दृष्टि से अपने सेवा कार्य भी बड़ी मात्रा में बढ़े हैं, और उसमें भी बहुत सारे स्वयंसेवक उसमें लगे हैं। जी, संघ के बारे में जो एक स्थापित छवि, या कहीं आरोपित छवि कहना ज़्यादा सही होगा, कुछ लोग संघ को अतीत जीवी संगठन के तौर पर देखते हैं,
कि संघ की रुचि दर्शन शास्त्र में होगी, संघ की रुचि इतिहास में होगी, संघ की रुचि सिद्धांतों में होगी, परिकल्पनाओं में होगी। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी छवि अपनी जगह है, इससे जुड़े हुए प्रश्न अपनी जगह हैं, मगर विज्ञान, तकनीक, इन विषयों को लेकर बदलती हुई दुनिया, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वैश्विकता, इसके बारे में संघ क्या सोचता है? और मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बाहर की दुनिया का एक बड़ा साक्षात्कार आपने किया है, वहाँ से संवाद भी किया है और शायद अभी फिर आप जाने वाले हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा और नए विषयों को लेकर संघ की क्या दृष्टिकोण कैसा है? देखिए, जहाँ तक मतलब इतिहास की बात है, तो जैसे मैं कहूँगा कि वी डोंट लिव इन द हिस्ट्री, वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। मतलब वहाँ जीते नहीं हैं हम लोग, उससे सीखते हैं। और मुझे लगता है सीखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इतिहास के मतलब पन्नों को हम समझेंगे, उसमें गौरव की बात समझेंगे, तभी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। हम स्वयं पर विश्वास करना, और जो स्वयं पे विश्वास करते हैं वो अपने कदमों पर खड़े होते हैं, और जो स्वयं अपने कदमों पर खड़े होते हैं वही भविष्य के सपने देखते हैं और उनमें ही शक्ति होती है अपने संकल्पों को पूरा करने की। तो संघ भूतकाल के प्रति गौरव, वर्तमान के प्रति आत्मविश्वास और भविष्य के लिए कल्पना और उसकी पूर्ति के संकल्प। तो इस दृष्टि से ये बड़ी रेंज में संघ सोचता है, मतलब पूरा व्यापक। दूसरी बात कि मनुष्य के जो सभ्यता है उसकी धारा है कि वो सतत रूप से विकसित होती जाती है, मनुष्य का स्वभाव है। दुनिया के हर कोने में हमने देखा है। अश्म युग से शुरू करेंगे तो मनुष्य सिविलाइजेशन, सभ्यता के सब बातों में विकास करता है। तो मुझे लगता है इस धारा को कोई भी रोक नहीं सकता, न रोकने का कोई अर्थ है। तो उस दृष्टि से संघ वैसा नहीं सोचता। लेकिन संघ क्या सोचता है कि जो भी नई चीज़ें आई वो चीज़ों का हमें अच्छे से उपयोग करना है, देश हित में उपयोग करना है, ताकि देश अपना मजबूत हो और देश आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से सोचता है। लेकिन ये सोचते समय एक बात बहुत ज़रूरी है, हम खुली आंखों से हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो चीज़ें मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल नहीं रही या पर्यावरण के अनुकूल नहीं रही तो उससे बहुत सारे संकट आते हैं। आज पश्चिम के जो विकसित देश है वो वोकिज़म तक पहुंच गए, जिसमें उनके परिवार में और घरों में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मतलब कैसे संभाले सामाजिक परिस्थिति को, और पर्यावरण की चिंता तो पूरे विश्व को हो गई है। तो ये ऐसे गंभीर प्रश्न उत्पन्न होने का कारण महत्व का ये है कि सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़कर जब मनुष्य जीवन बनाए आगे बढ़ता है अपने विकास की उस धारणाओं पर, तो समस्या उत्पन्न होती है। तो संघ की दृष्टि ये है कि बाज़ार या तकनीकी, ये नए तकनीकी नहीं आएगी, उससे सुख सुविधा आएगी, आनी ही चाहिए, मनुष्य का स्वभाव है। परंतु अगर उनके आधार पर बाज़ार बनेंगे, उत्पादन बनेंगे और उसके आधार पर लोग अगर अपनी संस्कृति का निर्धारण करेंगे या अपने जीवन का निर्धारण करेंगे तो फिर हम गलत दिशा में जाएंगे, जो हुआ है, परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए मनुष्य का जो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें है, वी कांट गिव अप कि हमने एआई पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमने अपना इंटेलिजेंस उन्हीं को दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो मनुष्य को स्वयं समाज को निर्णय लेना है कि भाई सुख किस में है और हमें किस तरीके से जीना है, हमारे मूल्य क्या होंगे, और उसके आधार पर फिर हमारी जीवन कैसा जीना है। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रतिभा से नई तकनीकी बनानी पड़ेगी, उसके आधार पर नए उत्पादन के साधन बनाने पड़ेंगे, उसके आधार पर बाजार का नया साइकिल बनाना पड़ेगा। और इसलिए निर्णय एआई या रोबोट नहीं करेगा, हमारी संस्कृति का निर्णय, हमारी संस्कृति नई भविष्य की तकनीकी, बाजार, हमारी व्यवस्थाओं का निर्णय करेगी। तो यहाँ भारत की संस्कृति की भूमिका आती है। इसलिए भारत के पुराने युग को सबसे विकसित देशों ने सबसे पहले ले लिया। क्यों भाई? इसलिए ले लिया, इसलिए मूल्य या वो जो चिंतन है उसकी आज भी ज़रूरत है, 22वीं 23वीं सब सदी में। तो संघ जब सोचता है तो इस दृष्टि से सोचता है कि भाई रोबोट आ जाए लेकिन संस्कार हमारे हो, एआई आ जाए लेकिन इथिक्स हमारा हो, समझ हमारी हो, उसकी ज्ञान हमारा भी हो, भाषा भी हमारी हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है मुझे लगता है। इसलिए कोई हर तकनीक का स्वागत है, लेकिन उसको जैसे दीनदयाल जी शब्द उपयोग करते थे कि पुराना जो है उसको युगानुकूल कर लेना है,
मैंने कहा ना कि वी डोंट वांट टू लिव इन द हिस्ट्री, लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। तो उससे सीख कर हमें उन बातों को युगानुकूल करना है, और दुनिया भर में जो चल रहा है नया नया उसको देशानुकूल करना है। मतलब अपना, जैसे आजकल सब लोग कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे भी टेलर मतलब आता है, आपका कस्टमाइज़ होता है, आप हर चीज़ कस्टमाइज़ चाहते हैं, आपका ड्रेस भी कस्टमाइज़ करते हैं, हर चीज़ कस्टमाइज़ करते हैं। तो भाई आपकी इतनी बड़ी दुनिया, इकोनॉमी, आपकी टेक्नोलॉजीज़, इनको हम हमारे कल्चर के अनुसार कस्टमाइज़ क्यों नहीं करेंगे? तो ये मुझे लगता है कि आज के मॉडर्न जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए वो हर चीज़ में, आज देखिए हमारे सबसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो एआई को अपने भारत के ज्ञान के साथ और भाषाओं के साथ जोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ियों से ज़्यादा आज की जो पीढ़ी है वो, मैं जिस बात को कह रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझ रही है, और वो उसी दिशा में लगी हुई है। मैं इसमें एक चीज़ आपने कहा कि पुराना गौरव उसको नहीं छोड़ना, उससे चीज़ें लेना और भविष्य की तैयारी और संकल्प के साथ आगे बढ़ाना। इसके बीच में भी कुछ चीज़ आती है कि जैसे? गौरव से जब चले उस यात्रा में कुछ झटके लगे होंगे, कुछ खराबियां भी आई होंगी। उन खराबियों को संघ कैसे देखता है? जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि जाति व्यवस्था, क्या वो व्यवस्था है या जाति भेद है? जाति भेद, क्योंकि आपने गांधी जी का उल्लेख किया, बाबा साहब अम्बेडकर का उल्लेख किया, ये दोनों प्रकरण ऐसे थे जब दोनों महापुरुष संघ के पास आए और उस समय के हिसाब से संघ बहुत आगे चल रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साथ साथ खेलना, साथ साथ खाना, ऐसा दृश्य और कहीं मुश्किल था, मगर संघ की शाखा में उन्होंने देखा। आज संघ जाति भेद खत्म करने के लिए क्या क्या कर रहा है और किस तरह से काम संघ के हैं? देखिए, संघ स्वाभाविक रूप से अपने नित्य, मतलब जैसे आपने बताया कि पहले दिन से ही संघ ने ये बात पक्की मानी कि सारा हिंदू एक, और उसी आधार पर संघ ने पूरे समाज को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। इसलिए संघ में पहले दिन से कोई इस तरह की बात ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, उसके आधार पर कोई निर्णय भी नहीं है, मतलब उस बात का, भेद का कोई स्थान ही नहीं है। मतलब तो पहली बात तो यहाँ तक हुई। जहाँ तक समाज में बात है, तो निश्चित रूप से समाज में ये जो एक गलत प्रथा आई, गलत मतलब बात आ गई कहीं ना कहीं काल के प्रवाह में, तो उससे समाज को मुक्त होना चाहिए। तो श्री गुरु जी ने सबसे पहले प्रयास ये किया कि लोग ये मानते थे कि ये शास्त्रों के आधार पर है, तो उन्होंने सभी साधु संत अपने साथियों को भी भेजा, और सबसे संवाद करते 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 उन्होंने उन सारे लोगों का जो सम्मेलन हुआ उसमें सब लोग आए, सभी साधु संत सब लोग आए। कुछ आए, उडुपी सम्मेलन, कुछ लोगों ने उडुपी हुआ, उसके पहले प्रयागराज में हुआ, फिर उडुपी में दूसरा सम्मेलन हुआ, और उसमें फिर ये बातें निकल के आई कि शास्त्रों के अनुसार अस्पृश्यता जो है या इस प्रकार का जो भेद है, इसका कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि न हिंदू पतितो भवेत्, हिंदवा सोदरा सर्वे, ना हिंदू तो पतितो भवेत्। ये दोनों बातें मतलब एक एक करके उल्लेखित होती चली गई। तो पहला प्रयास तो ये हुआ। आज भी उस तरीके से प्रयास लगातार हर जगह चल रहे कि ऐसे सारे मुद्दों पर समाज के पास जाना और इस तरीके से जो भी भेद है उसको समाप्त कैसे करना। तो इसमें कई प्रसंग आए, जैसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो विश्वविद्यालय था उसके नाम परिवर्तन का विषय आया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहीं रहे, उनकी कर्मभूमि रही वो, तो उनका नाम विश्वविद्यालय को देना चाहिए। लेकिन समाज की जो परिस्थिति थी उसके अनुकूल नहीं थी और इस कारण से विरोध भी हुआ। लेकिन उस समय संघ ने भूमिका ली कि नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश के इतने महान व्यक्तित्व है और उनकी कर्मभूमि उनके नाम विश्वविद्यालय को देना स्वाभाविक है, देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने उस पर अभियान लिया, हर घर जाके संवाद यात्रा चलाई, हर घर जाके समझाना। तो संघ ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, केवल मतलब स्टेटमेंट नहीं दिया। और उसके कारण जब कुछ वर्षों के बाद जब प्रत्यक्ष वो निर्णय पुनः क्रियान्वयन के लिए आया तो शांतिपूर्ण तरीके से क्रियान्वित हो गया। तो ये ऐसे कई सारे प्रसंग रोज़ समाज जीवन में आते रहते हैं, हर जगह आते हैं। मैंने एक प्रसंग उल्लेख किया, तो उन सब प्रसंगों में संघ सक्रिय रूप से एक ठोस भूमिका लेता है और ताकि इन सब प्रश्नों का समाधान हो सके और परस्पर सौहार्द बढ़े। फिर जो दूसरा और एक विषय आता है, आज अपने पूजनीय सरस्वती चालक जी ने देखा कि अभी भी कई जगह ऐसे कुछ मतलब अभ्यास चल रहा है कि जो समतापूर्ण समरसतापूर्ण नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हर जगह पानी का स्रोत, मंदिर और स्मशान, ये सभी के लिए सार्वजनिक तौर संघ पर का प्रस्ताव भी है कि ये खुला होना चाहिए।
और ये केवल प्रस्ताव नहीं है और सरसंघचार्य जी केवल कहा नहीं है, तो हमारी हर शाखा, हमारे हर स्वयंसेवक इसके लिए जहाँ जहाँ भी वो उनकी पहुँच हो रही है वहाँ ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी इससे जुड़ी और कुरीतियाँ हैं उनको भी समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी समाज के सभी वर्ग से बात कर रहे हैं। मतलब संघ ने कोई सूत्र वाक्य नहीं लिखा, उसे अपने आचरण और अपने काम में उतारा है। और लगातार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ समाज में हर प्रांत में कितने वर्षों में बहुत सारे संतों ने, समाज सुधारकों ने, चाहे संत रविदास से लेकर, कबीर से लेकर, फिर नारायण गुरु से लेकर, मतलब महाराष्ट्र में जो सारी वारकरी परंपरा में जितने संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सब, तो संत तुकडोजी महाराज, तो जितने भी जगह जगह ऐसे जितने भी लोग हैं, शंकर देव है आसाम में, गाडगे जी है, गाडगे महाराज है, तो मतलब जितने भी नाम मैं लूँ तो उन सभी लोगों का जीवन जो था, उन्होंने हिंदुत्व के जो व्यापक बड़े श्रेष्ठ जीवन मूल्य है उनका ही प्रसार किया। उन्होंने पूरी तरह एकता की बात की, अस्पृश्यता, भेदभाव से मुक्त होने की बात की, और आज भी उन सारे संतों की पूरे समाज को परिचय होता रहे और उनकी जो मान्यता पूरे समाज में बने, वो एक जाति तक सीमित न रहे। तो इसके लिए लगातार प्रयास संघ हर माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रयास है। अभी जो संघ का शताब्दी वर्ष आया है उसमें भी हमने अपने पंच परिवर्तन के जो 5 विषय है उसमें ही समरसता विषय को मुख्य रूप से रखा है और ये आह्वान किया कि हर परिवार को इसका अनुसरण करना चाहिए। अपने परिवार में समरसता का पालन होना चाहिए। अपनी फ्रेंड लिस्ट जो होती है या अपने घर में त्यौहार में हम लोगों को बुलाते हैं उसमें सब प्रकार के लोग होने चाहिए। अपने से जुड़े हुए किसी भी काम करने वाले, सफाई से लेकर और कोई भी काम करने के लिए जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। अपने घर के त्योहारों में उनको भी सम्मानपूर्वक कैसे सहभागी करना। तो ऐसे कई सारे स्वाभाविक, मतलब राजनीतिक जो उपाय है या शासकीय जो उपाय है वो अपनी जगह है, वो महत्वपूर्ण है, वो होने ही चाहिए। संघ के स्वयंसेवक हर स्तर पर उसके लिए जो भी कार्य करना है वो करते रहते हैं, लेकिन ये केवल सरकारी स्कीम या शासन के स्तर पर नहीं होगा। तो ये पूरा एक जो समाज के स्तर पर ही होना है और इसके लिए समाज के सभी जाति समुदाय के जो प्रमुख लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे संवाद करना, ये कितने भी स्तर पर ये सारा काम संघ के स्वयंसेवक करने का प्रयास कर रहे हैं। और संघ के सरसंघ चालक से लेकर सारे जो प्रमुख कार्यकर्ता प्रवासी है वो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। संत महंत जो है उनको भी हम लोग मतलब निवेदन कर रहे हैं उनके चरणों में कि आपका भी आशीर्वाद ऐसे ऐसे बस्तियों में जहाँ तथाकथित पिछड़ी बस्तियाँ हैं या ऐसे समाज का ऐसा उपेक्षित वर्ग रहता है, वहाँ जाना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। वहाँ भी धर्म के अनुसार जो कर्म होने हैं, पूजा होनी, वो होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं। हैदराबाद में भाग्यनगर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ के जो स्वामी जी है उन्होंने मुनि वाहन सेवा प्रारंभ की। जो पुरानी सेवा थी कि वहाँ जो पुजारी है वो समाज के आजकल जिनको हम लोग तथाकथित अनुसूचित जाति के कहते हैं उनको अपने कंधे पर बिठाकर फर्स्ट पूजा जिस दिन मंदिर में ले जाएंगे और वहाँ से पूजा शुरू होगी। तो उन्होंने 4-5 साल पहले ये मुनिवर वाहन सेवा को प्रारंभ किया। तो वो अभी भी वो मतलब भाग्यनगर में, मतलब हैदराबाद में वो मंदिर भी है, लोग भी है और वो सारा जिन लोगों को हिंदू समाज में संकीर्णताएं दिखती हैं उन्हें ये विराट स्वरूप भी देखना चाहिए। तो ये, और अभी कुछ लोग हमारे मित्र यूएस से आए थे और उनने अपनी डॉक्यूमेंट्री के निमित्त हमारे देश के प्रमुख मंदिरों का दौरा किया और उन्होंने अपनी उस डॉक्यूमेंट्री में के लिए शूटिंग किया। तो उनको ध्यान में आया कि हर मंदिर में कितने तरीके से खुला है, कहीं पुजारी अनुसूचित जाति से, कहीं कहाँ से ओबीसी से, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, मतलब समाज के हर वर्ग के भेदभाव नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसी बातें हैं तो जिसको दूर करने के प्रयास भी साथ में उन्होंने देखे और वो चल रहे हैं प्रयास। इसलिए पिछले कुछ दिनों पूर्व विश्व हिंदू परिषद तो कई सालों से, मतलब आजकल विश्व हिंदू परिषद को लोग राम मंदिर से जुड़कर ही देखते हैं, वो उनका महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने तमिलनाडु से लेकर देश भर में पुजारी, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी पुजारी प्रशिक्षण देकर उनको उस व्यवस्था में भेजने के जैसे कार्य भी वो करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। विद्यार्थी परिषद, हमारे मजदूर संघ, ये सारे ऐसे संगठन हैं कि जो लोग तो लगातार ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए, मतलब जहाँ भी उनकी व्यवस्था है, सुविधा है जो मिलनी चाहिए, उसके लिए सतत संघर्ष करते हैं। मतलब
तो बहुत सारे काम हैं, चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि संघ का एक प्रयास है ये, लेकिन ये कार्य भी केवल संघ के करने से नहीं होगा, तो ये पूरे समाज को करना पड़ेगा। इसीलिए हमने पंच परिवर्तन में जो हम लोग अभी गृह संपर्क के लिए जा रहे हैं शताब्दी वर्ष में, हम ये विषय को हर घर में लेके जाएंगे और सबको आह्वान करेंगे हाथ जोड़कर कि अब ये समय आ गया कि हिंदू समाज के हर परिवार को इसका पालन करना चाहिए। आपने बहुत विस्तार से संघ के जाति भेद उन्मूलक कार्य या जैसे संघ समरसता के कार्य कहता है वो बताया। इस पूरी यात्रा को देखें तो अतीत की यात्रा तो हो गई, इस शताब्दी वर्ष से आगे संघ की भविष्य दृष्टि क्या है? आने वाले समय में संघ क्या क्या करने वाला है? ऐसा है कि अभी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जहाँ तक बहुत सारे हम कई विचारों को, विषयों को लेकर इतने वर्षों में अपने शाखा बढ़ती गई, लोगों का लगातार समर्थन भी बढ़ता चला गया और बहुत सारे लोगों से हम मिले, इस यात्रा में संपर्क किया और बहुत सारे जीवन के अलग अलग लोग जुड़े। अब 100 वर्ष आते आते हमें ये अनुभव आ रहा है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो अच्छे काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारी संस्थाएं तैयार हैं और बहुत सारी कल्पनाएं भी उनके पास है, सॉल्यूशंस हैं कई समस्याओं के। तो अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण आगे का कार्य ये होगा कि ऐसे सभी लोग जो ऐसे सारे कार्य करना चाहते हैं उनके साथ हमारे स्वयंसेवक जुड़ जाए और हमारा जो भी अनुभव है उनके साथ जुड़ जाए और जो कई सारे नए काम हैं जो करने हैं जिसके लिए लोग तैयार हैं तो उनको उन कामों में जोड़ दिया जाए। तो जिसके कारण जो हम एक व्यापक समाज के राष्ट्र के उत्थान का या जिसको हम परम वैभव कहते हैं कि हर दृष्टि से ये राष्ट्र संपन्न हो, समृद्ध हो, समावेशी हो, मतलब हर व्यक्ति को इसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। दुनिया के दृष्टि से देखा जाए तो हम एक सशक्त हो और कोई इतना मजबूत हो कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण का सोचे भी नहीं और इतने भी सक्षम और समृद्ध हो जाए कि दुनिया में कहीं भी दुख हो, कहीं अभाव हो, कहीं अन्याय हो तो उसको भी हम रोक सकें। तो ऐसा एक राष्ट्र बनना है। तो ये जो एक भाव जो संघ की पहले दिन के प्रतिज्ञा में और प्रार्थना में था, ये भाव और ये एस्पिरेशन, ये आकांक्षा जो है, ये इतने सारे केवल संघ के नहीं और भी लोगों के प्रयास थे, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ है कि अब समाज में वो आकांक्षा वो जागृत हुई है और उस दिशा में केवल अब संघ स्वयंसेवक नहीं पूरा देश जाना चाहता है। और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा अवसर और चुनौती मैं मानता हूँ कि अब हमारी ये मतलब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं इसके लिए कि इतना बड़ा जो कार्य अब आने वाले समय में होने वाला है पूरे राष्ट्र में, अपने हर स्तर पर, मतलब समाज के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर, सरकारों के स्तर पर, तो उसमें किस तरीके से उसको गति दी जाए, उसमें लोगों को जोड़ा जाए, उसको एक अच्छी नई प्रतिभाओं के साथ, नई कल्पनाओं के साथ कैसे किया जाए। और जो समस्याएं हमारे पहले के जीवन में तैयार हुई कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ गए, हमारी एकता कमज़ोर पड़ गई, कुछ लोग पीछे रह गए या शहर आगे बढ़ गए, गांव पीछे रह गए, या दुनिया के जो 200-300 वर्षों के अनुभव में जो समस्याएं ध्यान में आई है, तो उन सब से मुक्त रखकर एक आधुनिकता के साथ, नई बातों के साथ, अपने पुराने मूल्य और उसका जो आनंद है, एक पारिवारिक सुखी जीवन का जो आनंद है जिसके कारण पूरा मनुष्य का जीवन ही सुखी होता है, पर्यावरण के साथ मित्रता के कारण पूरी सृष्टि आनंद में रहती है। तो ये जो एक अनुभूति हमारे पास है, मतलब हजारों वर्षों की, और आधुनिक सारी चीज़ों के अनुभव दुनिया भर के बहुत लोगों के पास है, तो उन सबको जोड़कर समेट कर आगे कैसे बढ़ा जाए, तो इस पर हम लगातार हम लोग सोच रहे हैं। और उसके लिए जो लोग लगेंगे उस तैयारी के साथ वो हमारे संघ की शाखाओं से कैसे तैयार होंगे, इस दृष्टि से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जो नौजवान युवक हैं उनमें जो नई नई कल्पनाएं हैं, उनके पास नई प्रतिभाएं हैं, तो हम लगातार उनसे भी संवाद कर रहे हैं और ताकि ये जो उत्साहित हमारी युवा पीढ़ी है उसको संबल मिले, उसको एक अनुभव भी मिले और वो आगे बढ़ सके। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक दृश्य मैं आप भविष्य के लिए देख रहा हूँ। धन्यवाद सुनील जी। तो ये थे सुनील आम्बेकर जी, संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख। संघ चुनौतियों में भी अवसरों को देख रहा है, इतिहास में गौरव के क्षणों को संजो रहा है। बीच का जो समय था उसमें जो आघात लगे, उन चोटों से समाज कैसे उबरे,
उस समाज के साथ, उन कामों के साथ संघ खड़ा हुआ है और भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए आश्वस्ति और भविष्य के लिए बड़े संकल्प के साथ और विज़न के साथ संघ कार्य में लगा हुआ है। आपको कैसा लगा ये संवाद अवश्य बताइएगा। संघ से जुड़े समाचारों के लिए संघ के अलावा पांचजन्य एक प्रामाणिक स्रोत है। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपनी जिज्ञासाएं ज़रूर दीजिएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब हम अवश्य खोज के लाने का प्रयास करेंगे। इसी मंच पर संघ संवाद ऐसे ही जारी रहेगा। कुछ और मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।